हेलो दोस्तों, हम लोग आज एनसीईआरटी का 9th क्लास का 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो इससे पहले वाले वीडियो आप देख लो ताकि आपको सीरियल ढंग से समझ में आ पाए। चलिए, इसमें हम और सारे बात करेंगे। आज हमारा ये 9th क्लास का एनसीईआरटी इंड हो जाएगा। 9th क्लास का एनसीईआरटी इंड होगा। इसके बाद आप कमेंट करके बताओगे कि कौन सा चीज़ें पढ़ना है, या इसी में आगे अगर टॉपिक बात करोगे तो बायो आ जाएगा, या आपको बायो पढ़ना या फिर 10th क्लास का केमिस्ट्री का हम शुरू कर दें। तो आप या दोनों को आप चाहते हो तो दोनों एक साथ मिले। इधर मैं बायो करूं, बायो में आपको यहाँ पढ़ना होगा टिश्यू और सेल पढ़ना होगा। सेल और टिश्यू है। तो ये चीज़ें आप कमेंट करके बताओगे। आपका वेट करेंगे हम कि कौन सा चैप्टर आपको 10th क्लास का केमिस्ट्री या एनसीईआरटी का फिर बायो का 9th में ही। चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो एक सीरियल ढंग से ही आपको पढ़ना है और चीज़ें ऐसे ही आपको रिलेट करके रखना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ताकि आपका एक दिमाग में मैसेज आए। हम लोग देख चुके थे, यहाँ चीज़ें इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा बहुत कुछ इसमें इंपॉर्टेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंस लेक्चर है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे आपको। तो सबसे पहले आप देखोगे कि हमने पढ़ा पदार्थ के बारे में। सबसे पहले आप देखोगे पदार्थ के बारे में हमने देखा फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर में। इस पदार्थ का एक पार्टिकल के हम बात करें, एक पार्टिकल के, तो वो था आपका परमाणु। परमाणु हो गया। अगर फिर इसी को मैंने और मान ले कि एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, इतना सारा दो या दो से अधिक फिक्स्ड रेशियो में, निश्चित अनुपात में लिए, तो इसको बोलेंगे अणु। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी हमने बता चुका था, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। अब बात करते हैं परमाणु का। तो परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है, ये डाल्टन साहब ने दिया। और किसके बारे में ये जिक्र, जो पदार्थ के रूप में अगर हम बात करेंगे तो पूरा पदार्थ के रूप में ये लोग एग्जाम्पल में आप कहोगे तो वो था द्रव। ये बात आप याद रखोगे, द्रव एग्जाम्पल में लिया था ये लोग, ठीक है। फिर डाल्टन साहब ने कहा अविभाज्य है, इनका भी थ्योरी यहाँ पास रॉन्ग हो जाएगा और फिर परमाणु विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले आएंगे इसमें विभाजित वाला में, जो चार्ज का बताएंगे, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे वो हो जाएंगे थॉमसन साहब। इलेक्ट्रॉन का भी खोज किए ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद फिर ये बोलें कि ये है एटम, और एटम के अंदर में जो चीज़ें हैं इसको में जो भरा हुआ है, पूरा फिलअप हुआ है, इसको वो बोलें कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, धन आवेशित है। जो इसमें आपको तरबूजा और इसका क्रिसमस केक वाला जो मेवा वाला था वो एग्जाम्पल आपको हम बताए थे, आपको ध्यान भी होगा। और इसमें जहाँ तहाँ मैं ये लगा रहा हूँ ऐसे फिलअप है, और इसको बोला कि ये ऋण आवेशित है। ये चीज़ें कौन, थॉमसन साहब बताएं। बस इतना बता के निकल गए, फिर इनका थ्योरी गलत हो जाएगा। इसके बाद फिर आएंगे कौन, रदरफोर्ड साहब आएंगे, और इन्होंने कहेंगे कि ये एटम है और यह बाहर में इलेक्ट्रॉन है, सही बात है, लेकिन अंदर में जो है इतना ही भाग है जो फिलअप है, बाकी अदर एरिया ये सब खाली है, और इसमें फिलअप है, उसी को बोलेंगे पॉजिटिव, धन आवेशित कण। इसके बाद फिर आएंगे गोल्डस्टीन साहब, इसी को गोल्डस्टीन साहब बोलेंगे क्या, यही जो पॉजिटिव है इसी को बोलेंगे प्रोटॉन। ये बात यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। इसके बाद इनके बाद आएंगे, और इन्होंने एक ड्राबैक दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगाएगा, ये गोले गोले चक्कर लगाएगा, तो ये एनर्जी आप रिलीज करेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी रिलीज करेगा। पहले लेक्चर में हम लोग बात किए थे। तो ये फिर छोटा होते जाएगा, और ये फिर परमाणु में ही समा जाएंगे। तो इस तरह से परमाणु क्या हो जाएगा, मतलब अस्थिर हो जाएगा। लेकिन डाल्टन साहब के बाद आए कौन, थॉमसन साहब। इन्होंने बताया कि परमाणु क्या है, तो परमाणु है उदासीन, न्यूट्रल, यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। तो उन्होंने कहा कि होगा न्यूट्रल होगा, ओवरऑल उदासीन होगा। ये कहे थे थॉमसन साहब ने। तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। अब इसी में क्वेश्चन और पूछेगा जो इम्पोर्टेंस है। अब बात आ गया इलेक्ट्रॉन का।
बात आ गया इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग यहाँ देख लेंगे। सबसे पहले इसका खोज पूछेगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज से संबंधित वाला हम आपको एक बार ट्रिक के थ्रू बता दे रहे हैं। दिमाग में ये लॉजिक याद रखोगे तो आपको याद रहेंगे। तो पहले हम उसको देख लेते हैं। जैसे ये सबसे पहले ये एटम हो गया मेरा, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बीच में था प्रोटॉन और इसी में था आपका न्यूट्रॉन। तो याद कैसे रखोगे? तो देखो सबसे पहले हैंड शेक किए तो उसको मिला थंब से याद रखोगे आप, थंब से याद रखोगे। इनका खोज कौन किया? थॉमस अप साहब। हैंड शेक किए, हाथ हिलाए, उसके बाद हाथ निकाले के बाद क्या होगा, क्या करोगे फिर करोगे प्रपोज करोगे। तो प्रपोज क्या से करोगे? तो प्रपोज करते हो गोल्ड रिंग से करोगे। तो ये आपका हो जाएगा गोल्ड स्टीन। इससे अगर इसी में अगर मान ले कि गोल्ड नहीं है, अगर गोल्ड ये वाला ऑप्शन गोल्ड स्टीन ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे कि अगर गोल्ड नहीं है आपके पास तो फिर आप रबर से काम चला लो, रबर वाला ही रिंग पहना दो, तब रबर वाला से हो जाएगा रदरफोर्ड। यानी कि अगर गोल्ड स्टीन ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारोगे? रदरफोर्ड वाला, ये बात होगा। उसके बाद फिर क्या होगा? प्रपोज किए, रिंग पहनाए, उसके बाद न्यू आएगा, कोई नया चीज़ आ गया, तो न्यू आएगा तो फिर क्या करोगे? न्यू आ गया तो फिर करोगे चैट, बातचीत। तो चैट से हो गया चैडविक। तो में भी ये ट्रिक आपको दिमाग में गया होगा और याद भी हो गया होगा उम्मीद। तो आप कमेंट करके बताना कि आप ऐसे लॉजिक लगा के याद हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, आपको याद हुए कि नहीं हुए, ये चीज़ आप बताओगे। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस के। ये तो डिस्कवरी है, आपको जनरली याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का। इसको पर निगेटिव चार्ज होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? तो E- इलेक्ट्रॉन की। अगर इसमें पूछता है चार्ज पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है माइनस में होगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर इसका मास पूछेगा, मास पूछेगा, तो अगर एक मास AMU में कहेगा या U में कहते यूनिफाइड मास, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट वाला, तो ये नेग्लिजिबल होगा, माने अप्रॉक्स 0 के होगा। अगर केजी में पूछेगा तो इसका आपका मास हो जाएगा 9.1 गुने 10⁻31 kg। अब इसके एग्ज़ाम में होगा, यहाँ kg दे रहे हैं, अब आपको ग्राम में आप पूछेगा, तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, 1000 से मल्टीपल कर लोगे, 1000 से मल्टीपल तो कर ही सकते हो ना। तो इसको हो जाएगा 9.1 गुने 10⁻⁻28, 3 कट जाएंगे ग्राम। तो देखना एग्जाम में कैसे पूछते हैं। अगर केजी में पूछेगा तो ये आंसर लगाना, और ग्राम में होगा तो ये लगाना। बहुत सारे बुक में कभी ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, आप कंफ्यूज मत करना। उसके बाद बात करेंगे प्रोटॉन का। प्रोटॉन का बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉन में होगा क्या चीज़? पॉजिटिव होगा। खोज मालूम है प्रोटॉन का, गोल्ड स्टीन, ऑलरेडी हम आपको ट्रिक बता चुके हैं। अब इस पे चार्ज के बात करेगा, तो वो निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव में सेम चार्ज रहेगा, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब इसका मास पूछेगा कि मास कितना होगा, तो मास कितना होगा, मास के बात करेंगे तो इसका भी 2 हो जाएगा। एक पूछेगा तो 1 AM
यू होगा, या यूनिफाइड मास भी बोलेंगे, या यू बोल सकते हैं इसको। दूसरा का बात करेंगे तो दूसरा मास हो जाएगा, आपको याद रखना है इसका 1.673, बहुत बार एग्जाम में पूछा है इसलिए याद रखना होगा, गुने 10⁻⁻27 kg। अगर यही आपको ग्राम में पूछ देगा तो कितना हो जाएगा, ग्राम में वही चीज़ आप कन्वर्ट कर लो, 1000 से मल्टीपल कर लो, 173 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब एग्जाम बुक में कभी ग्राम में मिलेगा आपको, कहीं केजी में मिलेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, यूनिट कन्वर्जन से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद हमारा क्या आ गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, चैडविक हो जाएगा, इसका मालूम है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज होगा, नो चार्ज होगा। इसका बात करेंगे हम तो इसका मास जो होगा, मास जो होगा अगर AMU में होगा तो 1 होगा, या U कह सकते हो। इसके बाद अगर ये कहेगा केजी में तो 1.67 और यहाँ 5 हो जाएगा। देखो यहाँ 3 है, यहाँ देखो यहाँ 3 है, और यहाँ देखो यहाँ क्या है, यहाँ 5 है, बस इतना सा का डिफरेंस है, गुने 10⁻⁻27 kg ही हो जाएगा। ग्राम में भी वही यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये कर लोगे। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है अप्रोक्सीमेटली मतलब इक्वली होता है, ये बात आपको ध्यान रखना था। तो ये सब चीज़ें आपको मेनली याद रखना, एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस है, और इस बुक में यहाँ मेंशन नहीं किया था, इसलिए आपको हम ये सब बता दिए। आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसी चीज़ें रिलेट करके रखना है। और फिर हम यहाँ पास आते हैं अपने टॉपिक पर, जो मेरा था इसमें हम ऑलरेडी सब चीज़ पढ़ चुके थे, और तो इसको फास्टली हम कुछ कुछ चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ कनाल रे, इसी के थ्रू क्या कि प्रोटॉन के खोज हुआ था, हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो फास्ट कहीं कहीं से हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंस होगा। परमाणु के संरचना में ये है, थॉमसन साहब वाला का बताएं आपको, इसको में देखोगे। एक क्रिसमस केक वाला एग्जाम्पल याद रखना है, VVI है, और एक तरबूजा वाला आपको याद रखना है। बाकी बात करेंगे यहाँ पास, तो यहाँ पास बात करेंगे तो देखो इन्होंने ये वाला को बाहर पूरे वाला को बुलाया धनावेश, और ये जहाँ जहाँ तक ये है ये है ये है, ये सब हो गया इलेक्ट्रॉन ऋणावेश। यही है हमारे थॉमसन साहब, इन्होंने 1906 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, याद रखिएगा। मैनचेस्टर के किचम हिल क्षेत्र से थे। थॉमसन साहब के अनुसार क्या चीज़ है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उदासीन होते हैं। अगर पूछेगा कि परमाणु उदासीन होते हैं अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, तो ये हो जाएगा आंसर थॉमसन साहब। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, छोटी छोटी बातें ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। रदरफोर्ड वाला के हम बात किए थे, द रदरफोर्ड सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले ये बताएं, और इसके अंदर में ये नाभिक के खोज किए, इसलिए रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाएगा। और इनसे रिलेटेड जो जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। यहाँ आपको हम बता चुके थे अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट वाला, यहाँ पास अल्फ़ा कण है, अल्फ़ा कण हीलियम को बोलते हैं, याद रखिएगा। इस पर डबल चार्ज होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 2 आवेशित कण होते हैं, डबल चार्ज इस पे होंगे। इसको में हमने सोने का परत वाला आपको अल्फ़ा वाला से पार्टिकल से जो बीच में गया वो रिटर्न हो गया, तो मतलब बीच वाला जो है नाभिक में है कुछ है, बाकी एरिया खाली था, यही इन्होंने बताया। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो इसमें हम लोग बात किए थे, यहाँ पास देखोगे तो हम लोग नाभिक की त्रिज्या की बात किए थे। नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या, ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। नाभिक की त्रिज्या होगा के बात करेंगे तो 10⁻⁻15 हो जाएगा मीटर, और इसका बात करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन VVI पूछा हुआ है एग्जाम में,
आप इसको ध्यान रखोगे। एक चीज़ और देखोगे, यहाँ पास आप ध्यान रखोगे कि ये जो मार्ग है इलेक्ट्रॉन का वर्तुलाकार है, कहीं वृत्तीय दे देगा, वृत्तीय मार्ग देगा और वर्तुलाकार देगा, तो ये वाला आंसर आप टिक करना, ये वाला ऑप्शन नहीं करना, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद रदरफोर्ड का आपको खामियां बताए थे कि यहाँ पास ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है, ये मूव कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि इसका जो एनर्जी है, जो विकिरण होगा, क्या होगा, अवशोषित कणों का ऊर्जा का विकिरण होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो अपना एनर्जी लॉस करेगा, तो लॉस करेगा तो धीरे धीरे करते करते छोटा हो जाएगा, धीरे धीरे होते होते फिर ये नाभिक में घुस जाएगा, इस तरह से परमाणु अस्थिर हो जाएगा, जबकि थॉमसन साहब बोले कि स्थिर होगा। यही खामियां इन्होंने दिया। अब यहाँ तक हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके थे, अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे बोर एटॉमिक थ्योरी। अब देखो, रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर आ गए, बोले कि ऐसा नहीं है जो आप बताए कि इसको में एनर्जी जो है लॉस करेगा विकिरण, ऐसा नहीं है, अगर लॉस करेगा तो फिर परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रल नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पास बात करेंगे क्या क्या ये दिन, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही, कक्षाओं मतलब सेल हो गया, आपका सेल हो गया, सेल में मतलब कि ये बोले कि जैसे कि ये है एटम और यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये अपने कक्षा में ही मूव करेगा, हर इलेक्ट्रॉन, माने ये इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन अपने ही कक्षा में मूव करेगा, ये अपना में, ये अपना में। चक्कर, जिन्हें विविध कक्षा सेल कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनका ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा। देखो यही VVI था, इसमें ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा, ये क्वेश्चन VVI उन्होंने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा कि ऊर्जा का विकिरण होगा, और इन्होंने कहा कि ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेल आ गया, मतलब एक एटम है, इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, तो इसी पाथ पर ये घूमता रहेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने पाथ पर घूमता रहेगा, वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा, फिर इधर का है तो अपना ही जितना एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ही घूमेगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका एनर्जी ज़्यादा, ऐसे हो सकता है, लेकिन एनर्जी लॉस नहीं करेगा, जितना एनर्जी है उसी कक्षा में वो घूमता रहेगा। एनर्जी लॉस नहीं होगा तब ना कोई वस्तु घूमेगा, अगर एनर्जी लॉस हो गया तो वो रुक जाएगा। ये चीज़ आप सिंपल भी सोच सकते थे। अब आगे देखते हैं, कहाँ से कहाँ आ जा रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ थे। इसके बाद फिर देखोगे तो नील बोर साहब के बारे में है कि इन्होंने कोपेनहेगन में थे। कोपेनहेगन किसका राजधानी है, तो डेनमार्क का है, ये बात आप ध्यान रखोगे, हो सकता है ये भी राजधानी पूछता रहता है एग्जाम में। अब प्रोफेसर साहब ने 1922 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, याद रखिएगा, परमाणु नोबेल प्राइज़। और 1928 में फिजिक्स के लिए हमारे रमन साहब को मिला था, है ना, रमन इफेक्ट 1928 में, इनको याद है ना, 28 फरवरी साइंस डे वाला वही है। प्रोफेसर साहब की ये 3 पुस्तक है, आपको याद रखना है। VVI द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला है, थोड़ा लंबा चौड़ा है तो आपको ध्यान रखना है। ये दोनों VVI है, ये दोनों आप याद रख सकते हो, एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये दोनों कम से कम आप याद रखोगे, मे भी एग्जाम में कहीं मिल जाए तो याद रखना, नील बोर। अब इन्होंने सेल बताया, बोला कि इलेक्ट्रॉन है जो अपने सेल में, जैसे ये सेल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये इलेक्ट्रॉन हर अपना सेल में घूम रहा है, सेल में मूव कर रहा है, सेल में मूव कर रहा है। तो आपको बताए थे कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी बदलता है। ये चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में हम बता चुके थे। तो यहाँ पास अब एनर्जी है, जितना इसका एनर्जी हो सकता है, इसका एनर्जी अलग है, सबका एनर्जी अलग है, लेकिन एनर्जी जितना है ये लॉस नहीं करेगा, उसी जगह में घूमता रहेगा। एनर्जी अवेलेबल रहेगा तभी तो कोई वस्तु घूमेगा, एनर्जी नहीं रहेगा तो नहीं घूमेगा, ऑब्वियसली यही बात है। उन्होंने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन का अपना अपना कक्षा है और उसी में घूमते रहते हैं, इसलिए एनर्जी लॉस नहीं होगा।
और इसे कक्षा 1 2 3 को यहाँ इसको K, इसको L, इसको L, इसको M, इसको N से रिप्रेजेंट किए, जो यहाँ आप ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अब हम इसको समझेंगे बहुत बढ़िया से, क्योंकि ये NCERT में नहीं दिया है, तो इसको हम लोग अपने तरीके से समझने वाले हैं। इसको को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आ जाओ यहाँ पास समझने वाली चीज़ जो है VBI जो एग्ज़ाम में पूछता है। ये वो मेरा हो गया सबसे पहले सेल। सेल मतलब क्या हो गया? कक्षा। आप हिंदी में करोगे तो कक्षा। फिर इसके अंदर में आएगा सब सेल। सब सेल। सेल में आपका क्या किया गया? तो इसको रिप्रेजेंट किया K से, L से, M से, N से, O से, P से, इस टाइप से। तो इसको रखा 1, इसको रखा 2, इसको रखा 3, इसको रखा 4, ऐसे करके आपको सेल रखा है। ठीक है ना? जो आपको हम पहले से बताए थे कि आवर्त सारणी में 7 गो है, तो 7 सेलों को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सब सेल के बात करेगा, तो सब सेल आपका हो जाएगा S, P, D, F, ये सब सेल हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। इसको मैं 1 से स्टार्ट किए थे, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन इसको मैं स्टार्ट करेंगे 0 से। इसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको 1 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे और इसको 3 से करेंगे। तो ये हमारा आपको याद रखना है कि सेल है, उसके अंदर सब सेल है। सबसे के अंदर के बात करेंगे तो ऑर्बिटल आएगा, इसके बाद बात करेंगे तो हो जाएगा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आएगा आपको, और ऑर्बिटल के अंदर में रहेंगे इलेक्ट्रॉन। ये आपका इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हो गया, पता हो गया। जैसे घर में आपको लेटर आता है तो सबसे पहले आएगा राज्य में, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट में, फिर आएगा गांव में, और फिर आएगा आपके घर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन। अब बात करें कि ऑर्बिटल को हम लोग जनरली n² से डिनोट करते हैं। अगर ऑर्बिटल आपको बताना है तो n² फार्मूला है, आप याद कर लो, क्योंकि इसको आप पढ़ोगे तो आप क्वांटम नंबर पढ़ोगे, और यहाँ क्वांटम नंबर नहीं पढ़ना है हम लोग को। तो जब कभी हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर, तो उसका बात हम करेंगे, तब समझ में आएगा कि n² ये कैसे हो रहा है। इसका बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना होगा तो 2n², आप ध्यान रखोगे। जैसे बात करेंगे, अगर क्वांटम नंबर में ही बात करें तो देख लो, थोड़ा बहुत जान लो क्वांटम नंबर में क्या होगा। जैसे n हो गया, तो n, इसको n बोलेंगे, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेल को बताएगा। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो इसको हम डिनोट करते हैं L से, इसको डिनोट करेंगे L से। और फिर हो जाएगा, इसके बाद बात करेंगे तो इसके बाद आ जाएगा आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसको डिनोट करते हैं L से। और ये होता है -L से लेके +L तक। ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि क्वांटम प्रिंसिपल, ये क्वांटम नंबर हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें आपको कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन आप जान लो। और फिर एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो +1 और -1 से डिनोट करते हैं। तो मोटा मोटी अभी ध्यान रखो, जब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा डीपली, तब हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना है, VBI है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल में निकालने के लिए बोलेगा, तो यही चीज़ें हमको याद रखना होगा। जैसे कि आगे में इसी में हम चर्चा करें, तो नंबर ऑफ सेल निकालने के लिए ऑलरेडी ये बताएगा। यहाँ पास से हम लोग पढ़ना है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित है, इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। और एक बात और यहाँ पास आपको ध्यान रखना है कि जब ये है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको टेंशन देने वाला चीज़ यही है। ये समझ लो कि केमिस्ट्री का भीष्म पितामह जैसा टाइप ही व्यवहार करने वाला है।
आपको हर जगह इसी से सामना होने वाला है। ये दोनों को हम लोग पढ़ें, लेकिन इसकी चर्चा नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा चर्चा अब होने वाला है तो इसी व्यक्ति का चर्चा होने वाला है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ये बात दिमाग में आप डाल लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पास देखो, तो यहाँ पास वैज्ञानिक का नाम है बोर एंड बरी। बोर एंड बरी इलेक्ट्रॉन के कक्षाओं को वितरण के लिए कुछ नियम दिए, जिनका नाम है बोर एंड बरी। रदरफोर्ड के बाद कौन आए थे? बोर आए थे। उसके बाद बरी एक आ जाते हैं और उन्होंने सेल का, सब सेल के बारे में सब बात की। तो यहाँ पर देखो n है कक्षाओं की संख्या, और यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के सूत्र का 2n² आपको हम ऑलरेडी बता चुके थे। n² की बात करेगा तो ऑर्बिटल के बात करेगा, ऑर्बिटल के बात करेगा, और उसको में अगर 2 से मल्टीपल कर दोगे तो हो जाएगा 2n²। जैसे कि अगर बात यहाँ पास अगर करें तो थोड़ा सा यहाँ पास आप देख सकते हो, जैसे s है तो s में ऑर्बिटल 1 होता है। p है तो जैसे p को s को 0 से रिप्रेजेंट करते हो, तो अगर हम यहाँ पास अगर समझोगे, थोड़ा सा मैं और इधर देखता हूँ, जैसे कि ये लाइन है, इसको 0 बोलते हो, इधर 1 हो गया, इधर -1 हो गया। तो अगर 0 है तो इसको क्या रिप्रेजेंट करोगे? एगो। p को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से करते हैं, तो यहाँ 1 से करेंगे तो यहाँ देखो -1 ये, और फिर ये +1, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 2 3, तो इसमें ऑर्बिटल की संख्या हो जाएगा 3। ऐसे आपको समझना है। ये जो है सबसेल है, सबसेल है, सबसेल, ये सबसेल है। सबसेल होता है -L2 + L। तो जैसे 0 लिए तो 0 तो बीच में आ गया, अब 1 रहे हैं तो -1 से +1 तक होगा, इसीलिए यहाँ 3 होगा। फिर D के बात करें तो ये 2 होगा, तो D में कितना हो जाएगा? देखो अगर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो यहाँ हो गया 2 माइनस में, यहाँ हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया +1, ये हो गया +2, तो 1 2 3 4 5, तो ऑर्बिटल की संख्या कितना हो गया? 5। ये चीज़ें आपको समझना था, कैसे कैसे ऑर्बिटल होता है। हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन मेन आपको यही पूछेगा ऑर्बिटल, ठीक है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर F के बात करेंगे तो F में कितना हो जाएगा? F हो जाएगा 3, तो इसको में कितना हो जाएगा? 3 3 6, एक 0 लोगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो इसमें ऑर्बिटल की संख्या हो गया 7। 1 2 3 4 5, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, और एक और ले लो 7। अब ये ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। जैसे हम लोग ऑर्बिटल की संख्या n² से निकालें, n² से, ठीक है। n है सेल, जैसे पहला सेल में कहेगा तो इसको में देखो s में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 1 और 2, ये 2 हो गया। इसको में बात करेंगे तो p में कितना रह सकता है? देखो s में कितना होगा? 2 गो। p में कितना होगा? 3 और 3 6। d में कितना होगा? तो d में कितना होगा? ये 5 होगा ना इसमें, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना होगा? 5 दूनी 10, एगो में 2 गो रहता है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो देखो 7 है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। यही चीज़ आपको समझना था, यही चीज़ यहाँ बात हम लोग कर रहे थे। अब चलो इसको में हम देखते हैं क्या क्या ये दे रखा। जैसे ये बता रहा है कि अगर सेल 1 है, जैसे के सेल में, तो क्या होगा? 2n² से 2 होगा। L में बात करेंगे तो L कितना का 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो 2n² से निकालेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 होगा। ये तो आपको निकालने आ जाएंगे, मे बी आप समझ चुके होंगे कि हमको निकालना है कि के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कहेगा, ऑर्बिटल, तो उसके लिए 2n² होगा, n² होगा। लेकिन अगर एक ऑर्बिटल में 2 गो रहता है तो 2 से मल्टीपल कर देना है, तो इससे लोग हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये बात आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको याद रहेंगे, फिर आपको रटने की जरूरी नहीं है। ये बात में भी समझ में आओ। जैसे देखो ये हाइड्रोजन है तो पहला सेल है, तो देखो पहला सेल ये हो गया, 1 हो गया फर्स्ट सेल। ये पहला आवर्त भी है, तो पहला आवर्त आपको बताए हैं कि पहला सेल को रिप्रेजेंट करेगा। देखो इसको में भी पहला सेल में इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद बात करेंगे आगे में, तो देखो ये है, तो देखो यहाँ पास कैसे सेल है? 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है।
यानी कि ये दूसरा आपका आवर्त है और नंबर ऑफ सेल क्या है, दूसरा है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ रहा है, इधर में है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन सेलों की संख्या क्या है जी, सेल क्या है, कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है तो आप पीरियोडिक टेबल भी समझते रहोगे, ठीक है ना। नंबर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रहा है। देखो इस सेल में देखो तो पहला फुलफिल हो गया, दूसरा में 3 गो था, इसको में देखो तो कितना हो जाएगा, 4 गो। इसको में देखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसको में 6, इसको में 7, ऑक्सीजन में 8, ऐसे कर करके आपको दिया हुआ है। अब आगे थोड़ा सा और इसको हम समझेंगे। तो देखो ये सोडियम है, इसमें सेलों की संख्या 1 2 3, तो ये आवर्त 3 में है। आवर्त 3 में देखो आपको पीरियोडिक टेबल में ये मिल जाएगा। ये सब सेलों यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ तक ला सब सेल कांस्टेंट है जी, तीनों में, लेकिन सब में इलेक्ट्रॉन अलग अलग मिलेगा। तो आपसे पूछेगा कि आवर्त 3 में, आवर्त 3 का कोई एलिमेंट हो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कांस्टेंट रहेगा, ऐसे कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन इसमें सेल कांस्टेंट है, सब सेल 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 आवर्त 3 सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपको ऑलरेडी हम बता चुके थे। मैं भी आपको समझ में आया होगा, चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पास थोड़ा सा अब आ गया, आगे नेक्स्ट में बात करेंगे। तो यहाँ देखो सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होगा, सबसे बाहरी सेल में। सबसे बाहरी सेल कहे के मतलब, जैसे आप यहाँ पास आप एग्जाम्पल सुन देखोगे, जैसे कि मान लिया कि आप बात करो सोडियम का 11 होगा। तो इसका अगर हम पहले हम एक चीज़ और सीख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ रूल्स वाला सीख लेते हैं ना, अफबाउ रूल्स है ना, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, तब आपको चीज़ें समझ में आएगा। यहाँ तो दे नहीं रखा है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि होगा क्या कि जैसे कि ये सेल है, ये सेल है, तो अगर के है, ठीक है, और यहाँ सब सेल आप ले लो, सब सेल ले लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनेंगे। तो जितना सेल है उतना ही नंबर ऑफ सब सेल होगा। सेल 1 है तो सब सेल भी 1 होगा, यानी सब सेल होगा S। अब देखो यहाँ L है, L को हम 2 रिप्रेजेंट किए, तो सब सेल भी इसमें 2 ही होगा। सेल 1 है तो सब सेल भी 1 होगा। सब सेल को S से रिप्रेजेंट करते थे, याद है ना, S वाला, S0, P1, D1, D2 और F3। ये बात दिमाग में आप रख लो। के हो गया 1, ये तो मालूम है, मैं ऑलरेडी यहाँ लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पास 2 है तो यहाँ पास सब सेल 2 आएगा, यानी पहले S आएगा और फिर P आएगा। ये बात दिमाग में आप समझ रहे होगे। अब यहाँ KL M लेंगे तो इसको में आएगा 3, तो नंबर ऑफ सब सेल भी 3 ही होगा। तो वो कौन कौन होगा, S होगा, P आएगा और इसको में आएगा D। ये बात आपको समझना था। ऐसी N वाला में लेंगे तो नंबर ऑफ सेल कितना हो गया, 4, नंबर ऑफ सेल 4, तो सब सेल कौन होगा, S भी इसमें आएगा, P भी आएगा, D भी आएगा और F भी आएगा। ये बात आपको समझना होगा। अब इसका मैं बात किए थे कि S में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो S में कितना आएगा जी, S में अगर हम बात करें, इधर हम लिख लेते हैं इसको, S में बात करेगा तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अगर P में बात करेंगे, S में 2 हो गया, P में बात करेंगे तो 6 होगा। आपको ऑर्बिटल वाला मालूम है ना, इसमें 1 था, इसको में 3 था, 3 ऑर्बिटल था, तो 3 में 2 डालेंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो ये कितना रख सकता है, 6 रख सकता है। D में बात करेंगे तो D में कितना होगा, 5 दूनी 10 रखेगा, ऐसे 5 गो बक्सा बनेगा, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। ये इसको सेल है, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिटल और ऑर्बिट में आप कंफ्यूजन मत करोगे, ये ऑर्बिट हो गया और ये होगा ऑर्बिटल। ये आपको में 5 बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको टोटल 10 होंगे, 5 दूनी 10 रखेगा इलेक्ट्रॉन। F के बात करेंगे तो F हो जाएगा कितना, 14, कितना हो जाएगा ये 7, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी यहाँ आप देखोगे
तो 7 और वाइटल ये रखेगा। समझ में आपको मे बी आ रहा होगा। इसी को n स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते थे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 से गुना कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। मे बी ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अबाउ रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इसको आप देख लो 1s2। 1 ये क्या हो गया, सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सेल। सेल मतलब कक्षा को। तो इसमें कितना रह सकता है जी, 2 को फुलफिल हो गया। फिर बात करेंगे 2s, ये दूसरा सेल हम शुरू कर दिए, पहला इंड हो गया, ख़त्म हो गया। दूसरा में करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रखेगा एस वाला, ठीक है। फिर इसको हमें दूसरा सेल में 2 को सब सेल आएगा कि नहीं आएगा, एक एस आएगा एक पी आएगा। तो हमको आप ऑलरेडी यहाँ आपको बता चुके थे, यहाँ ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि दूसरा सेल में 2 को सब सेल आएगा। जितना सेल उतना ही सब सेल, ये दिमाग में आप डाल लो। तो ये हो जाएगा 2p6, ये आपका दूसरा सेल हो गया आपका कंप्लीट। आपको ऐसे ही समझना है, पहला सेल ये था तो एक सेल एक सब सेल, ये 2 सेल 2 सब सेल। अब हम तीसरा सेल शुरू करने वाले हैं तो 3s2 होगा। तीसरा ये सेल हो गया, सेलों की संख्या इस सब सेल, ये हो गया 2। फिर बात करेंगे तो 3p6 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखोगे तो फिर इसके बाद चौथा सेल शुरू होगा 4s2, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको शुरू होगा 3d वाला शुरू होगा और फिर 4p वाला आपको शुरू होगा। अब यहाँ पास आपको समझना है, इसको जो सजाया गया बाउ रूल्स, इसको सजाया गया बाउ रूल्स को, तो इसका बेसिस क्या था जी, इसका बेसिस था एनर्जी। जैसे बात करेंगे तो हम इसका सेल 1 है, इसका सेल 1 है जी, तो 1 लिख दिए, प्लस इसका कितना है जी, 0 है तो 0 है, तो इसको टोटल काउंट किए तो 1 हो गया, ओके है। अब इसका देखो, इसका देखो, ऐसे आप रखोगे, ऐसे करके ये एनर्जी को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। किस पे यह है, अबाउ रूल एनर्जी, एनर्जी को ऐसे बढ़ते क्रम में इसको सजाया गया है। अब इसको देखो 2 है तो 2 सब सेल हो गया, 0 लिखेंगे एस, तो इसका कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसके बाद इससे बड़ा हो गया, इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। फिर 2p के बात करेंगे तो इसको अब देखोगे 2p को, तो देखो 2p है, ठीक है, 2 है, और p को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से, तो ये कितना हो गया, 3, तो यहाँ 3 लिखे। ऐसी आपको समझना है चीज़ें। मैं इसको थोड़ा इरेज कर ले रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्ट जा रहा है। अब मैं सही कर लेता हूँ। यहाँ 1 हो गया जी, ये 2 हो गया जी, और इसका बात किए तो ये 3 हो गया। अब इसका आप बात करोगे इसका, तो देखो यहाँ 3 है और इसको 0 है, अब यहाँ भी 3 आ गया। तो आप सोच सकते हो कि ये भी 3 था और ये भी 3 था, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस, दोनों तो 3 ही आ रहा है, तो एनर्जी तो दोनों का इक्वल है, तो पहले ये क्यों नहीं लिखे, पहले ये क्यों लिख रहे हैं। तो इसका है सेल 2 है इसीलिए पहले ये आएगा, और इसके बाद सेल 3 है, ये 3 सेल है, तो इसको सेल को ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी दिया गया, इसलिए इसका एनर्जी ज़्यादा हो गया, इसका एनर्जी इससे ज़्यादा हो गया, इसका एनर्जी इससे ज़्यादा। एनर्जी को बढ़ते क्रम में अबाउ रूल सजाया गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। 3p की बात करेंगे तो ऐसी है। यहाँ पास आप समझने वाला चीज़ है कि यहाँ 3d काहे हो गया। अब देखो यहाँ पास 4 को लिखेंगे, s को लिखेंगे 0, तो ये 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 है तो 3 हो गया, और d को रिप्रेजेंट करेंगे कितना से, 2 से, तो देखो 5 हो गया। तो क्या इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं हो गया, क्या एनर्जी ज़्यादा हो गया, एनर्जी ज़्यादा हो गया, इसीलिए ये पहले कम एनर्जी है तो पहले आ गया, ज़्यादा एनर्जी है तो बाद में आ गया, इसीलिए हम लोग ऐसे क्रम सजाते हैं। मेनली आपको कम से कम याद रखना है तो यहाँ तक तो याद आपको सजा के रखना है, क्योंकि यहाँ तक आपको बैलेंसी निकालना पड़ेगा और अपने से खुद से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको हम समझा दिए, इसमें मेंशन नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर। हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे इस पे।
इस पे थे हम लोग कि सबसे बाहरी कक्षा में नंबर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम 8 संख्या होती है। अब जैसे देख लो, ये है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है 9। तो अगर इसको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 1s2 लिखोगे, 2s2 लिखोगे और 2p। अब देखो यहाँ पास देखोगे तो यहाँ हो गया 4 और ये हो गया 5। तो बाहरी कोषों में, कोष मतलब क्या हो गया सेल, तो यहाँ पास 2 लिखोगे तो ये सेल, तो ये हो गया 2 वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो कम से कम उसको में अधिकतम 8 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये कितना हो गया 7 है ना जी टोटल। तो ये हो गया आपका कि बाहरी कक्षा, बाहरी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो 8 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे कि अब बात कर लो नियॉन के, नियॉन कितना होगा, नियॉन होगा आपको 10, नियॉन होगा 10। अगर इसको लिखोगे आप तो आप देखते हैं 1s2, 2s2, 2p। अब देखो ये हो गया 6, तो p भी फुलफिल हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो देखो ये हो गया पहला सेल, अब ये हो गया दूसरा सेल। तो दूसरा सेल में देखो कितना हो गया 2 और 6 8, तो ये फुलफिल हो गया। अब ये निष्क्रिय हो गया, इनर्ट गैस हो गया। अब किसी से ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसका पूरा सब फुलफिल है। यही बात बोल रहा था कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से एक बात और चीज़ याद रख लेना, आप एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पास देखो, यहाँ पास देखो कि 2 था, ये 2p था, ठीक है। तो ये वाला जो है, लास्ट वाला जो है, ये वाला छोड़ के ये वाला जो है, इस सब को बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन जो है ना, कोर इलेक्ट्रॉन को बोलता है। और इसको वाला को बोलेंगे, इससे हम निकालते हैं वैलेंसी। जैसे इसका वैलेंसी, इसको चाहिए कितना, इसको और चाहिए कितना, p है तो 1 चाहिए, और तो इसका वैलेंसी कितना होगा फ्लोरीन का 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 5 हो जाएगा। ये बात ऑलरेडी आपको हम समझा चुके थे, तो यही चीज़ यहाँ मेंशन किया हुआ है। मेन यही समझना था इस चैप्टर में, यही एक इम्पोर्टेंस पॉइंट था जो इसमें नहीं दिया हुआ था। आपको ऑलरेडी हम यहाँ समझा चुके। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करना। किसी परमाणु में दिए गए कोषों में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक उसमें पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते हैं। यानी कि ये वाला अगर रूल आपको कहेगा तो ये हो जाएगा हुंड रूल वाला, मालूम होगा हुंड रूल के अनुसार। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, जैसे ऐसे समझ सकते हो इसको कि ये मान लिया कि ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है। अब आपने इसको ऐसे फिल किया है इलेक्ट्रॉन वाला, ऐसे फिल कर दिया, ऐसे फिल कर दिया, ठीक है, ऐसे फिल कर दिया। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा कि एक खाली हो गया। तो कहा गया है कि अगर हुंड रूल के अकॉर्डिंग, आपको हुंड रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पहले क्या करना है आपको, पहले क्या करना है कि आपको पहले सिंगल में सबको पहले फिलअप करना है, सिंगल में पहले फिलअप करना है, उसके बाद फिर डबल लगाना है। या इधर से आप चालू करो या इधर से, किधरों से आप फिलअप कर सकते हो। तो यही हुंड रूल के अकॉर्डिंग बताया कि ऐसा ना है कि कोई जोड़ा बना लेगा और एक ये ऑर्बिटल खाली होएगा, नहीं, पहले सबको एक एक भरना है, उसके बाद फिर जोड़ा लगाना है। ऐसे फिर जोड़ा लगा सकते हैं, इसमें है तो लग गया, इसमें नहीं है तो एक ही है, या फिर पूरा लगा सकते हो। ये चीज़ें यहाँ बताया हुआ है, में भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर संयोजकता वैलेंसी पढ़ना है आपको, है ना, वैलेंसी पढ़ना है। वैलेंस एक होता है और एक होता है वैलेंसी। आपको ऑलरेडी हम बता चुके थे वैलेंसी, फिर भी एक जगह मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि अगर बात करें, यहाँ पास ही ले लेते हैं, जैसे कि बात कर लें यहाँ पास से सोडियम ले लो। सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 1s2 पहला सेल फुलफिल हो गया, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 10 हो गया। अब ये पहला सेल, दूसरा सेल फुलफिल हुआ और तीसरा सेल होगा 3s। अब यहाँ देखो 1 चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है,
और वैलेंसी भी इसको चाहिए भी एक और है भी कितना, जितना है उसको बोलेंगे वैलेंस और जितना चाहिए उसको बोलेंगे वैलेंसी। ये बात आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, वही चीज़ यहाँ मेंशन किया हुआ है। आगे में देखते हैं, आगे में देखो यहाँ पास ऑलरेडी बताया गया। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आपको बताएं न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये बात याद रखोगे। VBI है, पूछेगा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको न्यूट्रॉन नहीं है, वो हाइड्रोजन होगा, ये बात याद रखना। हीलियम के बात करेंगे, देखो जितना परमाणु संख्या है उतने ही प्रोटॉन होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन होगा। वाले परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। जैसे ऐसे देख लो यहाँ पास, मान लिया कि ये है 6 और ये है 12 कार्बन है, तो ये जो है ये है आपको परमाणु संख्या, तो ये प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। प्रोटॉन के संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या ही संख्या को दर्शाएगा। जितना प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। यानी जितना पॉजिटिव वाला है, जितना पॉजिटिव वाला है उतना ही तो निगेटिव वाला होगा, उतना ही निगेटिव वाला होगा। और ये जो ऊपर में है, ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो इसको बोलेंगे वेट, एटॉमिक मास बोलेंगे। यानी कि ऐसे कोई एटम था, ये एटम है, तो ये जो है नाभिक में जितना प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वही ये बताता है मास, वही बताएगा ये मास। ये ऑलरेडी आपको हम बता चुके थे, ये बताएगा मास। तो इसको में प्रोटॉन की संख्या ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास वही देख रखा है, सब में आप देखोगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें परमाणु संख्या 7 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा 7। इसको में न्यूट्रॉन छोड़ दो, न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकता है, समान भी हो सकता है, लेकिन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के तो ये भी 7 होगा। पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप समझो। फिर बात करेंगे जैसे 11 है सोडियम, तो देखो 11 सोडियम है, तो इसको में प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है। फिर बात करेंगे सिलिकॉन है, सिलिकॉन 14 होता है, तो देखो प्रोटॉन की संख्या 14 और फिर न्यूट्रॉन की भी संख्या 14 है। तो इलेक्ट्रॉन का है संख्या 14 और प्रोटॉन की भी संख्या 14 है। ऐसे ही आपको यहाँ समझना था। अब आपको न्यूट्रॉन निकालना होगा, मान लीजिए न्यूट्रॉन निकालना होगा, तो मान लीजिए कि अब है, बात करते हो कार्बन के, C है, 6 है और ये है, तो आपको दोनों चीज़ याद होना चाहिए। इसमें आपको परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों याद रहेगा, तभी तो न्यूट्रॉन निकाल पाओगे। तो इसको में से आप माइनस कर दो, 12 में से ये P + N है जी, और ये नीचे में P है, दोनों को माइनस करोगे तो P कैंसिल, बच गया N, टोटल कितना हो जाएगा N 6। यही मेरा आंसर हो गया। तो ऐसे आपको निकालने में भी आया होगा। अब आप बात करते हैं वैलेंसी के, तो देखो वैलेंसी में क्या होगा, यहाँ पास दे रखा है, इस चीज़ को आप ध्यान थोड़ा सा रखोगे। देखो यहाँ पास हाइड्रोजन है तो 1 है। हीलियम की बात करेंगे, देखो हीलियम है तो हीलियम का क्या होगा 0, क्योंकि हीलियम में क्या होगा 2 होगा, तो 1s2 फुलफिल हो गया ना, ये फर्स्ट सेल फुलफिल हो गया, तो इसका वैलेंसी क्या होगा 0। जो सेल फुलफिल हो जाएगा पूरी तरह से, मैक्सिमम उसको चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपको 0 वैलेंसी हो जाएगा। अब जैसे लिथियम है, तो देखो यहाँ 0 गया, लिथियम का फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 पर, और फिर 4 से घटना चालू कर देगा। कैसे कि जैसे कि देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितना होगा 7 होगा, तो लास्ट में क्या बचेगा नाइट्रोजन, देखो N है 7 है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 1s2 2s2 और 2p क्या लिखोगे, 7 होता है तो यहाँ लिखोगे 3 है, तो इसका कितना हो गया आपको, इसका कितना हो गया, इसका बैलेंस कितना हो गया, ये संयोजकता, ये हो गया आपको बैलेंस। अब वैलेंसी अगर कहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पास 5 है, तो इस सेल में बात करेंगे, ये सेल में कितना है टोटल 5 है, तो इसको आपका हो जाएगा 3 और 5 है ना, 3 और 5 में आप कर सकते हो। तो इसका 5 हो गया, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 3 नाइट्रोजन को। ये सेल में टोटल कितना है 5 है, तो आपको चाहिए कितना 3, तो ये हो जाएगा आपका 3।
इसका ऑक्सीजन की बात करेंगे तो लास्ट में 2 बचेगा तो इसका हो जाएगा 2, इसका फ्लोरीन का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा नियॉन का हो जाएगा 0, क्योंकि इसका फुलफिल है। देखो इस ये सेल का संख्या दिया है, मैं इसको देखा नहीं ऊपर में, ये सेल का संख्या है, ये एल का संख्या है, ये एम है, सेल है, ये एन है। तो ऐसे ऐसे बचते जाएगा। जैसे इसको में फुलफिल क्या हो गया, 5 हो गया फुलफिल ये सेल, तो इसको चाहिए कितना और 3 चाहिए, तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। जैसे ये फुलफिल हो गया तो इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा। जैसे कि देखो ये सेल खुला, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो ये सेल खुलेगा, तो इसको में 1 है तो इसका वैलेंसी 1 हो गया। ये सेल में देखो 2 हो गया तो ये 2 दे देगा तो वैलेंसी 2। 4 वाला बताए थे आपको, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब 4 वाला वैलेंसी वाला ऑलरेडी आपको बता चुके थे। अगर नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आपको हम बताए थे। देखो ये हाइड्रोजन वाला बात है, यहाँ से आप समझ सकते हो चीज़ें। ये हाइड्रोजन वाला है तो हाइड्रोजन का आपको बताए थे कि यहाँ जो ग्रुप 1 है इसका वैलेंसी 1 है, ये ग्रुप 2 है इसका वैलेंसी 2 है, इसका 0 हो जाएगा। ग्रुप 0 इनर्ट गैस या 0 ग्रुप भी कहते हैं, तो इसका वैलेंसी क्या है, 0 है। इसका वैलेंसी 1 होगा, इसका वैलेंसी 2 होगा, इसका 3 होगा और इसका 4 होगा। इसका वाला सब याद रखना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 3 और पीबी, ये सब आपको चीज़ें याद रखना है, वैलेंसी याद रखना पड़ेगा। ये 2 वाला 2 हो गया तो मे बी ये याद होगा। और ये बताए थे आपको जिग जैक लाइन वाला आपको बताए थे ये, तो ये किसको डिनोट करता है, जिग जैक लाइन, तो ये डिनोट करता है उपधातु को। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना था, आप ऐसे ही करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे मे बी। और ऑलरेडी आपको वैलेंसी बताए हैं, कुछ कुछ का वैलेंसी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं तो क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, यही सब है। तो परमाणु संख्या बताएं तो परमाणु संख्या को आप इसे जेड से, परमाणु संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु संख्या जैसे प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या, इसको जेड से हम निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होगा, जिसका में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। वही चीज़ दे रखा है। जैसे कि यहाँ पास देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में अगर ये है प्रोटॉन और ऊपर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों है, तो इसको बोलेंगे 14। अगर इसमें न्यूट्रॉन पूछेगा तो कितना हो जाएगा 7, प्रोटॉन पूछेगा तो कितना हो जाएगा 7, और इसको में इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो हो जाएगा 7। एक चीज़ और एग्जांपल यहाँ पास अब देख लो, जैसे कि सोडियम है, सोडियम है ये 11 होगा और यहाँ हो जाएगा 23। तो अगर इसमें पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें पहले मैं इसमें पूछेगा प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन ये है वाला हो जाएगा 11, तो 11 बोल दोगे। इलेक्ट्रॉन कितना है, तो जितना प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। अगर न्यूट्रॉन पूछेगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस कर दोगे तो 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, माने जितना इलेक्ट्रॉन है और जितना प्रोटॉन है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है, ये जो सोडियम है ये क्या है भाई, स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल है। अब हम यहाँ पास सोडियम लेते हैं, ये सोडियम है और यहाँ पास करते हैं 1+। अब इसको में पूछेगा आपको सब चीज़, जैसे पूछेगा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन होगा आपको 11 ही होगा। अब हुए इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। ये 1+ है, मतलब 1 किसी को ये डोनेट कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितना हो गया 10। और न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपको कहेगा, न्यूट्रॉन की संख्या आपको कहेगा तो कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा आपको 12। तो अब देखो कि यहाँ पास कमा किस में, प्लस वाला में, इलेक्ट्रॉन में। बताए ना आपको कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पास बहुत आपको तंग करने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन को आप पकड़ के रखोगे। अब इसको में बात ये हो गया कि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया। क्या अब ये स्टेबल है, स्टेबल है, ये स्टेबल अब ये नहीं रहा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तब तो स्टेबल था एटम, लेकिन अब ये स्टेबल है नहीं ना। ये जब तक ये दे देगा
तो ये आपका देखो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, तब क्या है स्टेबल ही नहीं है। अब ये रिएक्शन कर लिया होगा किसी के साथ, ऐसे बना लिया होगा तब जाकर स्टेबल होगा। यही बात आपको समझना था यहाँ पास। अब आओ समस्थानिक। समस्थानिक होता क्या है? समस्थानिक, स्थान से मालूम है कि स्थान के बात करेगा। जैसे अगर बात करोगे तो यहाँ बात ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 तो 16 हो गया, और यहाँ हो गया कार्बन। अगर कार्बन के बाद ऑक्सीजन का ले लो 8, एक ले लो 18, ठीक है। या आप यहाँ पास कार्बन भी लिख दो C12 या C14। तो यहाँ पास आपको स्थान का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो है, जो स्थान है, ये स्थान मान लो नीचे में स्थान पैर है तो पैर वाला स्थान वाला, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको बोलेंगे समस्थानिक, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे आइसोटॉप्स। ये बातें आपको ध्यान रखना है, आइसोटॉप्स, आइसोबार। अब यहाँ पास क्या है, जैसे हाइड्रोजन का है तो इसका एग्जाम्पल आपको पूछता है। H1 वाला है, इसको बोलेंगे प्रोटियम। D2 वाला है, D से रिप्रेजेंट कर, इसको ड्यूटेरियम, मतलब H1 होगा लेकिन ये होगा भार में 2 होगा, ड्यूटेरियम। और ये होगा 3 जो वाला होगा, इसको बोलेंगे ट्राइटियम। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जैसे कि आप देखोगे 1 है, H है, 1 है, इसको तो प्रोटियम हो गया। 1 है, H है, 2 है, इसको ड्यूटेरियम बोलेगा। यहाँ 2 है तो ड्यूटेरियम। 1 है, H है, 3 है, तो इसको बोलेंगे ट्राइटियम बोलेंगे। यहाँ ऑलरेडी दिया है ट्राइटियम। इसको में आप देखोगे कि इसको में न्यूट्रॉन क्या है, 0 है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक है। इसको में न्यूट्रॉन देखोगे तो इसको में न्यूट्रॉन हो जाएगा कितना, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। इसको में न्यूट्रॉन देखोगे तो इसमें न्यूट्रॉन होगा 2, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको बोलेंगे प्रोटियम H1 वाला का, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको T से रिप्रेजेंट करता है। D भी लिखेगा इसका मतलब ये वाला है, T लिखेगा तो इसका मतलब ये वाला है। अब इसको में सबसे ज़्यादा पूछता है कि रेडियो एक्टिव कौन सा होगा। तो रेडियो एक्टिव का मतलब ये होगा जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या 1.5 से ज़्यादा है, 1.5 के करीब है, 1.5 से ज़्यादा है, उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो अभी दोनों में देख लो कि 1.5 से न्यूट्रॉन के देखो, यहाँ 1 है तो ये रेडियो एक्टिव होगा, नहीं होगा। ये 0 है तो ये होगा, नहीं होगा। तो कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, ये वाला लास्ट वाला। यहाँ पर 2 है, अब 1.5 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, 1.5 रहेगा तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये VVI है, ये बात ध्यान रखना, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। क्लोरीन का देखो समस्थानिक याद रखोगे, क्लोरीन का आपका हो जाएगा Cl से 17 35 और फिर 37 याद रखोगे। कार्बन का ये आपको बता चुके हैं, ऑक्सीजन का ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो ये सब चीज़ें थे, आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पास आपको बनने वाला है VVI क्वेश्चन, जो आपको समझना है। समस्थानिक में रासायनिक गुण जो होता है, रासायनिक गुण प्रॉपर्टी होता है, वो समान होता है, और भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। अभी कैसे आप याद रखोगे, तब देखो, अभी रासायनिक वाला एक को आप पकड़ना, आपको एक से याद रखना है। जैसे समस्थानिक की बात करें, समस्थानिक की बात करोगे, और ये है रासायनिक। देखो ये रासायनिक 100 वाला पकड़ो और यहाँ 100 वाला पकड़ो, ये ऐसे करके आप रिलेट करके याद रख सकते हो लंबे टाइम तक। लेकिन आपको जनरली ऐसे याद रखना है कि इसको में केमिकल प्रॉपर्टी समस्थानिक में सेम होता है, यानी रासायनिक वाला, और भौतिक गुण अलग अलग होता है। वैसे समभारिक की बात करेगा, समभारिक, ठीक है ना। स्थानिक में सम तो यहाँ भी आ ही रहा है, तो ये वाला सब पकड़ो आप, ये तो सम दोनों में कॉमन ही होगा। समभारिक की बात करेगा, समभारिक की बात करेगा तो इसको में आपको क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर रासायनिक वाला सेम हुआ तो इसको में हो जाएगा भौतिक गुण, इसको में समान होगा। इसको में कैसे पढ़ोगे, यहाँ देखो भारिक और यहाँ देखो भौतिक, तो ऐसे ऐसे करके आप चीज़ें याद रख सकते हो। मैं भी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, वही चीज़ समझा रखा है यहाँ पास अब देखोगे कुछ कुछ यूज है समस्थानिक का, जो यूज हम लोग करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे समस्थानिक का बात करें तो यूरेनियम का समस्थानिक का यूज परमाणु यानी एटॉमिक रिएक्टर के ईंधन के रूप में यूज होता है। कैंसर के उपचार में समस्थानिक का यूज होता है। घेंघा रोग में भी समस्थानिक का यूज होता है। ये देखना, कोबाल्ट को कैंसर में, आयोडीन को समस्थानिक का यूज घेंघा रोग में, और परमाणु भट्टी में यूरेनियम का। तो ये बात आपको याद रखना है। ये तीनों VVI है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। संभारिक आपको हम बता दिए हैं, जिसको बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार बोलेंगे। आइसोबार का मतलब आपको, बार का मतलब आप हेयर कह सकते हो। हेयर से आप रिलेट कर लो कि मान ली कि एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति का ये हेयर के बात हो रहा है, हेयर के बात हो रहा है। बार जो देहाती लैंग्वेज में आप बोलते हो हेयर को, तो बार मतलब ऊपर भार होगा, वेट वाला, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला। स्थानिक का मतलब स्थान, पैर के बात हो रहा है, तो ये होगा सम आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। हम स्थान का बात कर, स्थान वाला आएगा तो आप स्थान वाला में भी समझ रहे होगे, में भी यहाँ से क्लियर हुआ होगा। यही सब हमारा इस चैप्टर में था। अब हम आते हैं नीचे में, जो हम लोग को यहाँ से दे रखा है। बाकी आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। बाकी इसमें कुछ कुछ है। आओ हमने क्या सीखा, जो हमने पीछे पढ़ा वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के खोज कौन किया, तो इलेक्ट्रॉन का कौन करेगा, तो जे थॉमसन साहब पहले बार, फिर गोल्डस्टीन प्रोटॉन के। तो यही चीज़ है। जे थॉमसन साहब ने ये प्रस्तावित किया, इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे हुए हैं। ये स्टेटमेंट आपसे पूछेगा, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये। रदरफोर्ड ने अल्फा परकीनन के प्रयोग के लिए परमाणु को केंद्रक की खोज की। परमाणु केंद्रक की खोज किया, या इसी को आप कह लोगे तो क्या कहोगे, नाभिक। इसी को बोलोगे नाभिक। नाभिक, और नाभिक में क्या क्या रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को प्रस्तावित किया, परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है। बात सही है, बहुत छोटा था। इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल ने व्याख्या नहीं की। यही बात आपको ध्यान रखना था कि परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं की। इन्होंने कहा कि एनर्जी लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो इसके अनुसार परमाणु उदासीन नहीं हुआ। तो ये गलत हो गया। नील्स बोर के बारे में बता रहा है कि दिया गया परमाणु मॉडल का अधिक सफल, सबसे सफल कौन होगा जी, सबसे सफल इसको में पूछेगा कि परमाणु मॉडल में सबसे सफलतम व्यक्ति कौन हुए, तो नील्स बोर हुए। लास्ट में यही आएंगे तो यही सफल होंगे, सबसे ज़्यादा माना जाएगा। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित एनर्जी, ये VVI था, आपको ऑलरेडी बताए थे ये बात। निश्चित एनर्जी, एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ अपने सेल में ऐसे ऐसे अपने सेल में घूमते रहेगा, अपने इस सेल में घूमते रहेगा, और अलग अलग कक्षाओं में वितरित है। KLMNO पढ़ें। अगर परमाणु के सबसे बारीक कक्षाएं भर जाती है तो परमाणु स्थिर रहेगा। क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अगर बाहरी कक्षा फुलफिल है, जैसे नियॉन वाला था, तो नियॉन वाला में क्या है, लास्ट में 8 सेल में क्या है, 8 है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, स्थिर है। क्रम कम क्रियाशील है, निष्क्रिय है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणुक हो गए। कौन कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वही बोल रहा है। प्रोटॉन ऋण अवयसी धन अवयसी, तो वही है। अब यहाँ पास देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये है आपका हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितना हो जाएगा, 1/2000। ये बात याद रखना। इसका जो द्रव्यमान होगा, ये में भी कहीं पूछ सकता है, हाइड्रोजन से रिलेट किया है। अभी आपको बताए थे कि ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इससे कितना गुना, मान लीजिए इसका ये है तो ये 2000 है, 2000 गुना भारी था। ये बात आपको याद रखना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रत्येक द्रव्यमान इकाई लिया गया है। आपको बताए हैं प्रोटॉन का 1 AMU, और इसका बोलेंगे तो न्यूट्रॉन का भी 1 AMU लिया गया। संयोजकता क्या होता है, संयोजकता होता है परमाणु के संयोजन की शक्ति।
क्या है उसका संयोजन, मन एक दूसरे का रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, इस पर डिपेंड करता है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्र में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर। अब ये देखिए परमाणु संख्या पूछ रहा है, परमाणु संख्या जैसे सी है तो ये वाला जो है प्रोटॉन केंद्र में जो स्थित है यही परमाणु संख्या है। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो न्यूक्लियॉन में पूछेगा न्यूक्लियॉन, तो न्यूक्लियॉन किसको आप बोलोगे, न्यूक्लियॉन आप किसको बोलोगे, जैसे ये है एटम, तो ये वाला जो है अंदर में इसी को बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन में कौन रहेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समस्थानिक के एक ही तत्व में परमाणु जिसके द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। अब याद रखोगे समस्थानिक मतलब स्थान वाला, समस्थानिक मतलब स्थान वाला, ये वाला सेम यही वाला पकड़ना है, बाकी ये हो जाएगा डिफरेंट। तो भार हो जाएगा डिफरेंट और ये भार हो जाएगा डिफरेंट और ये हो जाएगा समान। एक चीज़ आप पकड़ो, दूसरा चीज़ अपने आप छोड़ दो। संभारिक कर रहा है तो अबरी संभारिक में हो जाएगा क्या, आपको हो जाएगा आपका भार हो जाएगा अबरी सेम और बाकी द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु संभारिक में वो परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान, मतलब द्रव्यमान वाला ये ऊपर वाला सेम हो जाएगा। जैसे अब बात करोगे तो हो जाएगा पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम तकरीबन एक ही हो जाएगा, मैंने अप्रोक्स में बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। इसका भी 40 होगा, इसका भी 39 या 40 के अप्रोक्स 39 शायद होगा, तो वो चीज़ है। तत्वों के उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किया गया। कोई भी तत्वों को किसके आधार पर परिभाषित किया गया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के, जैसे कि ये वाला है था 6 वाला, तो इसी के परमाणु पीरियोडिक टेबल पूरा क्या चाहिए, परमाणु संख्या पर आधारित किया गया। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल परमाणु भार पर लोग बैठा रहा था, तो बैठा ही नहीं, लेकिन परमाणु संख्या पर जब बैठाया गया तो पूरा बैठ गया। तो इसी के साथ आपका ये पूरा आपको एक तरह से मोटा मोटी आपको केमिस्ट्री का बेसिक एनसीईआरटी का यहाँ पास ख़त्म हुआ। में भी चीज़ें बहुत सारा क्लियर हुआ होगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा, और फिर आगे जो टॉपिक पढ़ना है, कैसे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसी में पढ़ना है कि 10th क्लास का एनसीईआरटी शुरू किया जाए कि बायो शुरू किया जाए, ये आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।